सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे इस्लामाबाद से काज़ाकिस्तान तक सिफारती सरगर्मियों में तेज़ी आई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और काज़िक सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान 36 अहम MOUs और मुआहदे तय पाए हैं, जिनमें कानकनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम ताउन और कैदियों के तबादले जैसे हसास शोबे शामिल हैं। दूसरी जानिब पाक सऊदी ताल्लुकात भी नई बुलंदियों पर दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का विजिट करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदों के बाद सरमायाकारी और तिजारत में नुमायां पेशरफ्त हुई है। अब एक तो ये हम देख रहे हैं कि कज़ाकिस्तान कितनी पोटेंशल है, जिन जगहों पर हमने, जिन सेक्टर्स में हमने MOU साइन किए हैं, क्या इनको अमली जामा पहनाया जा सकेगा, क्या चैलेंजेस हैं, और इसके साथ साथ सऊदी वली अहद के विज़िट के हवाले से ख़बरों में किस हद तक सदाकत है, क्या एजेंडा होगा, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अगर हम कज़ाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके विज़िट पे हैं, उनके सदर भी हो, तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान और जो कज़ाकिस्तान के दरमियान ख़ास तौर पर रेलवे, रोड और मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी के हवाले से बातें की जा रही हैं, अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमें कौन से ऐसे कंक्रीट मेजर्स लेने की ज़रूरत है? और दूसरा ये कि उन्होंने अपने जॉइंट ये जो एलामिया स्टेटमेंट जारी की है, इसमें यह भी कहा गया कि ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो $5 बिलियन की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये कितना रियलिस्टिक आप समझते हैं? देखिए, हम ना आपको याद है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो है ना वो 6 ममालिक जो है ना वो आज़ाद हुए थे सेंट्रल एशिया के। वैसे तो तकरीबन 15 मुल्क निकले थे वहाँ से, लेकिन ये ख़ास तौर पे 6 ममालिक इस्लामी मुल्क हैं और में कज़ाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। और वहाँ पे जिस तरह ख़बरें आती भी हैं, और मैं पर्सनली भी मैं वहाँ गया हूँ 2005 में, नॉन लाइन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुशर्रफ के साथ हम काफ़ी लोग गए थे। तो बहुत बड़ा मुल्क है, बेताशा पोटेंशियल है, ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। हमारे साथ उनके तल्लुकात आमना इसलिए भी बहुत अच्छे हो गए कि अब सोवियत यूनियन के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हुए हैं। तो ये सारे के सारे सिवाय एक आध मुल्क को छोड़ के, उज़्बेकिस्तान ख़ास तौर पे वो अमरीकी बेसिस भी वहाँ पे रहे हैं। बाकियों के साथ रूस के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे भी आजकल रूस के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के भी बारे में बातें आती रहती हैं, पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट पे देखा जाए तो इस दौरे की बड़ी अहमियत है। और मेरे ख्याल में आमना देखें, आप देखें अज़रबैजान के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी सेंट्रल एशियन एक मुल्क है। और आपको याद है 2.5-3 साल पहले आर्मीनिया के साथ जंग हुई थी, हमने बड़ा भरपूर सपोर्ट किया था। और वो काराबाग का इलाका है, उस वहाँ पे आपने देखा वो उनको इवेंचुअली उन्होंने हासिल कर लिया था। और पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात उनके कि आज देख लें F-17 थंडर के अलावा मशाक जहाज़ और बहुत ज़्यादा तिजारत हमारी उनके साथ हो रही है। यही लेवल इनके साथ होने जा रहा है। मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात है हमने सारे मामले में, वो है कज़ाकिस्तान की पाकिस्तान में सरमायाकारी। बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं, बेताशा इन्वेस्टमेंट है उनकी, बाहर के मुल्कों में भी है। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट उनको मिले, और ये तो तवानाई के शोबे में बाकी लोग शिकायत करते हैं बिजली गैस महंगी होने का, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना वो जब बेहतर हो जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो बेहतर हो जाए, तो मेरे ख्याल है स्काई इज़ द लिमिट। वो पाकिस्तान के ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा डालना चाहते हैं। दो तरफ़ा तिजारत को देख लें, तालीम के मैदान में देख लें, और बाकी आपने शोबों का भी जिक्र किया है, तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर हमने यही देखा हमने कि MOU साइन हो जाते हैं, माहदे कम साइन होते हैं। अब ये इसी में भी हमने देखा माहदे कम है, MOU ज़्यादा हैं, लेकिन जो माहदे साइन हुए हैं उनमें बड़ा पोटेंशियल है। और उस हवाले से आप देख लें, ऑयल एंड गैस की बात होती है, फिर उसके बाद हेल्थ की बात हो रही है, और फिर जिस तरीके से तिजारत को, दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये लैंड मार्क जो है ना इस लिहाज से उनका अपने दौरा है। और जिस तरीके से ख़बरें आई हैं और अंदर से भी इतलात आ रही हैं कि वो अपने कज़ाक प्रेसिडेंट जो है ना अपने इन्वेस्टर को जो है ना वो इनकरेज करेंगे कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें। अब जिस तरीके से बाकी लोगों की पाकिस्तान शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा है, अपने लोकल इन्वेस्टर की भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क की इक़्तिसादियात को बढ़ाने के लिए बड़ी अहम होती है। GDP का 23% हिस्सा होती है। हमारे यहाँ आपने देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुझे याद है कि 2008 में आखिरी जो आई थी वो
6 से $6.5 बिलियन की आई थी, उसके बाद से ये कम होती गई। अभी भी आप देख लें $900 मिलियन, $1 बिलियन तक आती है, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फिर ये रीजनल कनेक्टिविटी, अब सारे के सारे मुल्क जो है ना वो एक बहुत बड़ी हर्डल है हमना, वो अफगानिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे साथ जो गैस पाइपलाइन माहदे हैं और ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, लेकिन अदरवाइज़ बाकी रास्तों से जो है ना हम तजारत करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से कज़ाक प्रेसिडेंट ने बातें की हैं, तो मुझे तो बड़ा स्कोप लगता है कि ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत बढ़ेगी और पीपल्स टू पीपल कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की बात हो रही है, सकाफती मेले लगाने और एक दूसरे मुल्क में जाने की बात है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो मज़ीद कम होने की उम्मीद है, वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं है और लोग वहाँ जाते भी हैं। एक ज़माने में तो बहुत सस्ता था, लेकिन अब ज़ाहिर है डॉलर महंगा है तो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा मरहला होगा। पाकिस्तान अपना भरपूर रोल प्ले करने के लिए तैयार। तो एहतशाम साहब, ये जो सऊदी वली अहद के विजिट के हवाले से खबरें, एक तो क्या ये वाकई इनमें सदाकत है कि वो इरादा रखते हैं पाकिस्तान विजिट का, और ये कितना सिग्निफिकेंट होगा अगर वो यहाँ पर आते हैं? आपको क्या इस वक्त टाइमिंग को देखते हुए क्या लग रहा है कि एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, हम ना अब जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, आपने देखा दोनों मुल्कों के दरमियान डिफेंस का जो माहिदा दूरस नताए जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए भी है, बाहर के ममालिक के लिए भी हैं और अच्छे जिसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अभी देखें $2 बिलियन रोल ओवर उन्होंने फिर कर दिया है। फिर आप देख लें डेफर्ड पेमेंट में 1 साल के लिए मज़ीद वो तेल देने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान को। तो इस वक्त तो सूरत हाल बहुत ही जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन है। अब बड़े दिनों से खबरें आ रही हैं, आमतौर पर यही फॉरेन ऑफिस को लोग प्राइवेटली यही बात बता रहे हैं कि जी जल्द विजिट हो सकता है, 1-2 महीने में, 1.5 महीने में, किसी वक्त भी आ सकते हैं अगर सूरत हाल ठीक हो। इस वक्त तो सारे एंगेज हुए हैं कि किसी तरीके से ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि नहीं बेहतर होते तो पूरा रीजन उससे इफेक्ट करेगा। तो उस सारे मामले को देखते हुए तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है कि आइडियल है इस वक्त हमारे ताल्लुकात उनके साथ, सऊदी अरब के साथ, और MBS का पाकिस्तान में आना किसी वक्त जो है ना वो मुमकिन हो सकता है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान चाह रहा है सऊदी इन्वेस्टमेंट, देखिए हम ना $29 बिलियन के मायदे, उसमें $2 बिलियन जो है ना वो मल्टीप्लाइज हुआ था, बाकी नहीं हुआ। वहाँ पे भी देख लें SIFC उन मायदों को देख भी रही है, फैसिलिटेट भी करवा रही है। आपको याद होगा उनके बैक टू बैक 2-3 तजारती डेलीगेशन भी आए थे, इवन उनके मिनिस्टर ने उनको लीड किया था। तो सऊदी अरब तो जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ तजारती तल्लुकात, दिफाई तल्लुकात और वीज़ा के मामलात को बेहतर करना। और फिर एक बात जो अच्छी लग रही है मुझे वो ये है कि सऊदी अरब अब इनकरेज कर रहा है कि पाकिस्तान से स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जो है लेबर है वो पाकिस्तान से ली जाए। अब यहाँ पे अब देखना है कि कितना इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं। आप देख लें हिंदुस्तान की भरमार है, उनके मैन पावर की हमारे मुकाबले में पूरे GCC कंट्री में हमारी बहुत कम है। तो वो चाह रहे हैं, कुछ तो हमारी अपनी गलती है, हम जाके जो वहाँ पे पाकिस्तानी कर रहे होते हैं उससे नुकसान होता है। और जिस तरीके से कोई भीख मांगता है कि कोई चोरी में किसी किस में इन्वॉल्व हो रहा होता है, आए दिन बुरी खबरें आती हैं कि 2 की गर्दनें उड़ा दी गई, 3 की उड़ा दी गई, बाकियों के साथ जो हेरोइन स्मगलिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन सऊदी अरब आमना इस वक्त बहुत कंसिडरेट है। वो चाहता है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हों, और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की जो सिनर्जी MBS के साथ बनी है, उसके साथ साथ आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप भी जिस तरह ऑन बोर्ड हैं इस हवाले से, मिडल ईस्ट के मामलात देखने हों, ईरान के साथ मामलात देखने हो, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब को बहुत अहमियत हासिल है। टर्की का भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से रोल हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे सऊदियों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान उनको मुसलसल एक बात कर रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पार्क करें। आप देखें इंटरेस्ट तो हम दे रहे हैं, ऐसे मुफ्त में तो आमना कोई नहीं कर रहा होता। UAE वालों ने देखें 1 साल के लिए रोल ओवर किया है $2 बिलियन, तो वो 4.6% इंटरेस्ट रेट वो मुसलसल ले रहे होते हैं, तो मुफ्त में तो कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन बहरहाल हमारे क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बड़ा प्रेशर है, बड़ी मुश्किल से इस वक्त आप देख लें $16 बिलियन के रिजर्व हैं टोटल हमारे, आप $21 बिलियन के रिजर्व हैं, जिसमें $5 बिलियन कमर्शियल बैंक से भी हैं। तो पाकिस्तान यही चाह रहा है कि ना सिर्फ उनके साथ तजारती तल्लुकात, सरमायाकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल पाकिस्तान को इस हवाले से अपनी पॉलिसी को देखना होगा और इस पे उस हवाले से ताल्लुकात हमारे लगता है कि बड़ी अच्छी है। राइट, ठीक है। तो शाम साहब ये एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरी उस पर डिस्कस करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करेंगे अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से। अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान को रवा हफ्ते के आखिर में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसकी बाकायदा तौर पर ऑफ़र हुई है, दावत दी गई है। सो पाकिस्तान इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन की तकरार नहीं चाहेगा, इसलिए मुज़ाकरात की उम्मीद रोशन है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत जारी है, मगर ये देखना बाकी है कि क्या वाकई कोई नतीजा निकलता है। दूसरी जानिब ईरान ने एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल करते हुए अमेरिका को जो दरख्वास्त की थी कि मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल कर दिए जाएं, उस पर हमने देखा कि पॉजिटिव सिग्नल आया वाशिंगटन से। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात कौमी मफादात के दायरे में रहकर ही किए जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने बहीरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। सो अब ये जो हम देख रहे हैं, एक टेंशन का माहौल अब भी बरकरार है कशीदगी के। ये जो मुज़ाकरात हैं, क्या इनका वाकई कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और पाकिस्तान का इस सारी सिचुएशन में कितना अहम किरदार है? पाकिस्तान क्या कोई डील ब्रेक करवा सकता है? इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उनको वेलकम करते हैं। शाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पाकिस्तान के ख़ास तौर पर अगर हम किरदार को देखें, क्योंकि अभी कशीदगी बड़ी हुई है, अमेरिकी सदर हम देख चुके हैं कि कितनी थ्रेट इस हवाले से दे चुके हैं। ईरान भी रेडी था, ईरान की जानिब से ये बयानात आना कि ट्रिगर पर हमारी उंगली है और हम भी तैयार हैं हर तरह से रिस्पांस के लिए। उसके बाद ये एक ब्रेक थ्रू होना कि अब मुज़ाकरात फाइनली होने जा रहे हैं, हमें कितनी उम्मीद लगानी चाहिए इन मुज़ाकरात से और पाकिस्तान के किरदार को आप किस हद तक देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमना। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान के किरदार पे बात करते हैं। मेरे ख्याल में 3 लोग ऐसे थे इस वक्त जो कि इस तमाम चीज़ों को डिफ्यूज़ कर सकते थे, और मेरे ख्याल में अमेरिका को एक सेफ एग्जिट चाहिए, क्योंकि इन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में, फिर सीरिया में, और इवन हम समझे गजा में जो इसराइली जंग में शमूलियत इख्तियार करने के बाद जो उसका हशर हुआ है, मेरे ख्याल में ट्रंप ने बिल्कुल धमकी और प्रेशर और टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए इब्राहिम लिंकन को भी यहाँ भिजवा दिया, और शायद ये प्रेशर एक तरीके का था, लेकिन ईरान उस प्रेशर में नहीं आया, और उसकी 2-3 बड़ी वजूहत है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम रहा है। इससे पहले भी चीज़ें जो डिफ्यूज़ हुई हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है, और कहा जाता है कि उनकी परसुएशन से, इसके अलावा सऊदी अरब और UAE और कतर, इनकी जो हम कह सकते हैं सफारती कोशिशें थी, उसके बाद जो है वो पहले भी जो है जंग डिफ्यूज़ हुई, जो जंगबंदी हुई। और इस दफ़ा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक सेफ एग्जिट चाहते थे, और पाकिस्तान के जो हमारे फील्ड मार्शल है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है, समझा नहीं जा रहा। साथ साथ सऊदी अरब, UAE और कतर, उनका रोल बड़ा अहम रहेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ट्रंप साहब घबरा क्यों गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ने इस वक्त जो कहते हैं ना कि नर्व्स ऑफ जो आयरन नर्व्स थे ना खामेनेई साहब के, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, और ईरान डरा नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त UAE, कतर, सऊदी अरब और इर्द गिर्द के इवन जॉर्डन, वो ईरानी मिसाइल्स के निशाने पे रहेंगे, और अगर यहाँ 2-4 मिसाइल गिरते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न मार्केट है वो किस तरीके से जो है वो न्यूट्रलाइज होगी, और लोग यहाँ से भागना शुरू कर देंगे। और ये मेरे ख्याल में 80s के बाद जिस तरीके से आपने मिडिल ईस्टर्न मार्केट को डेवलप किया, यहाँ ज़ोयनिस्ट लॉबी के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, मेरे ख्याल में ये तमाम के तमाम यहूदी लॉबी और इसराइली लॉबी के जो लोग हैं वो सिर्फ 2-4 मिसाइल्स के बाद भागना शुरू कर देंगे, और यही एक बड़ी वजह है कि शायद अमेरिका ने हमला करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, आप देखें इस वक्त इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म थे, जो कि जंगी जुनून उनको था कि ईरान पे हमला करो, ईरान को टारगेट करो, आपने उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी, क्योंकि ईरानी जो सुप्रीम लीडर है उनकी जानिब से बड़ा क्लियर और वाज़े एक मैसेज था कि हमारा जो ट्रिगर के ऊपर हाथ है वो सीधा सीधा तेल अवीव को जो है ना वो राख का ढेर बनाएगा। तो मेरे ख्याल में आपने देखा कि इसराइल की जानिब से वो जो एक जंग का जुनून था ना वो नजर नहीं आया, क्योंकि वो तो ईरान को तबाह बर्बाद करना चाहते थे। दूसरा, आप देखें टर्म्स कंडीशन क्या होंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहम है, तुर्की की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहम होगी, सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहम होगी, लेकिन ये तीनों ममालिक भी नहीं चाहते कि यहाँ अमेरिका की बदमाशी कायम हो। मेरे ख्याल में एक सेफ एग्जिट दिया जाएगा। टॉक्स में ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम उसका पहले ही वो बार बार कहते रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी के मकासद के लिए है, और
जो है वो पुरअमन मकासद के लिए वो न्यूक्लियर फिशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो अफसूदगी की तरफ नहीं जाएंगे और वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ट्रस्ट जो है वो ट्रंप पे नहीं किया जा सकता, ना इसराइल पे किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि शायद वो टाइम गेन करना चाहते हैं, मजीद जो है ना वो अपनी जो तमाम ऑप्शंस को वेट करना चाहते हैं कि अगर वो हमला करेंगे तो उनका नुकसान कितना होगा। बाकी कांग्रेस की जो ब्रीफिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसमें भी बड़ा वाज़ेह बता दिया गया था कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम के तमाम अड्डे टारगेट में होंगे, जो उसके जंगी बेड़ा है वो टारगेट में रहेगा, और साथ साथ इसराइल की तबाही जो है ना इस दफा सर्टन थी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त लगता है कि ट्रंप साहब जो है वो खुद चाहेंगे कि वो जो है इस मुसीबत से निजात दिलाएं। और आखिरी चीज जो इस वक्त जेफरी इप्स्टन वाला मामला बना है, उससे बड़ा वाज़ेह है कि ज़ायनिस्ट लॉबी और यहूदी लॉबी और मुसाद का बड़ा सख्त प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि वो ईरान पे हमला करे। लेकिन अब जब चीजें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं और उसमें ट्रंप शायद ये समझते हैं कि उनका रोल इतना नहीं रहा, उनकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस दफा ये जो जंग का मामला है फिलहाल वो लगता है कि न्यूट्रलाइज हुआ है, और शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकबिल करीब में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी अभी जो है शायद मुश्किल होगा कि कोई ऐसी चीज हो। ठीक, एहतशाम साहब, इसमें हम दो सिनेरियोज को देखते हैं। अगर नतीजा इसका पॉजिटिव निकलता है इन मुज़ाकरात का, तो आप क्या समझते हैं कि किन शराइत पर ये नतीजा निकल सकता है, कामयाबी से मुज़ाकरात हो सकते हैं? और दूसरा ये कि अगर नहीं निकलता तो आप समझते हैं कि अमेरिका फौरी तौर पर किसी हमले की जानिब जाएगा? दूसरा ये कि पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के इसमें स्टेक्स भी हाई हैं। ईरान में अगर जंग होती है या कोई भी मामला होते हैं तो पाकिस्तान का अमन यहाँ पर ख़राब होता है। सो पाकिस्तान ने किस हद तक सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए, जब कोई स्टेक होल्डर किसी मुज़ाकरात या निगोसिएशन का हिस्सा बनता है तो ऑब्वियसली वो अपना काम भी कर रहा होता है। इंगेजमेंट्स हम देख रहे हैं ईरानियन के साथ पाकिस्तानियों की चल रही है, सागठार साहब की भी अभी रिसेंटली जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, किस हद तक बातचीत हो चुकी है कि ये इन चीज़ों पे आप मान जाएं और इन चीज़ों पे जो है वो आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं आगे? देखिए आमना, पहली तो बात है, आई एम ग्लैड कि आपने जो वेन्यू चेंज करने की बात की है इस्तांबुल से ओमान की तरफ कर दिया गया। आपने ओमान का लफ्ज़ यूज़ किया है, आपने अम्मान नहीं कहा, जो गलत उलाम है। आज मैं देख रहा था सारे उर्दू अंग्रेज़ी अखबार में अम्मान लिखा हुआ है। अम्मान वो जॉर्डन का दारुल हुकूमत है, ओमान जहाँ पे मस्कत उनका दारुल हुकूमत है, वहाँ बातचीत होगी, है GCC का अहम मुल्क है। अच्छा है, आपने इसको गलत नहीं बोला। आई एम ग्लैड, आपने सब पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए हम ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। पहली तो बात यह है कि अमेरिका की क्या डिमांड्स हैं। उनकी 3 डिमांड है प्रेसिडेंट ट्रंप की। न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहते हैं 0 पे ले आएँ। दूसरा वो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना इसको आप बंद करें, ठीक है ना। तीसरा वो कह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉक्सीज़ हैं रीजन में, जो हमास है और हिजबुल्लाह है और हुतीज़ हैं, इनको आप फंड करना, इनको सपोर्ट करना, इनको बंद कर दें। ये उनकी 3 डिमांड है। अब ख़बरें जो आ रही हैं ईरान से, अमरीकी देख लें, उनके जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं, मसूद पेशकियान साहब वो कहते हैं कि जी मैं ना तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ ना ही मैं पैसिमिस्टिक हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि ना उम्मीद भी नहीं है और उम्मीद भी मुझे नहीं है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे 0 टॉलरेंट है, नॉन नेगोशिएटेबल, ये हमारा जो है नेगोशिएबल ये इशू है। अब दूसरी तरफ जो ख़बर की बात है, मैं आपको बड़ी ख़बर बता देता हूँ आमना, वो तो कहा जा रहा है कि डील ऑफ द सेंचुरी, जिसके लिए बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने और टर्की ने बहुत काम किया है, वो आमना ये है कि जिसमें उनको कहा जा रहा है कि जी आप ईरान को कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, लफ्ज़ यूज़ किया गया है, आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो मुश्किलात होंगी वो तो होंगी, और ख़ास तौर पे रीजन में हमारे लिए और हमसाय मुल्क में क्या होगा, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होगी, लोग वहाँ से निकलेंगे और फिर जिसको कहते हैं बैक यार्ड में ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। पाकिस्तान नहीं चाहता ये हो। अब दूसरे जो एक इंसेंटिव मेरी ख़बर है आमना, वो दिया जा रहा है ईरान को कि भाई 45 साल की जो आपके ऊपर सैंक्शन है ना, उसको हम पूरा ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, अब देखें न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अमरीकियों को भी पता है, वो तो 4% जो है ना वो तय हुआ था। आपको याद है 2015 का मायदा P5+1 वाला, उसमें तो उन्होंने 4% पे ले जाने की बात की थी, जिसे 2016 में अमेरिका ने शामिल होने के बावजूद, ये भी तारीख का एक अलमिया है, इतनी बड़ी ताकत साइन करके भाग जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके 2016 में इक़्तिदार में उसको ख़त्म कर दिया था। वो तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कहते हैं जी वैसे ही जो है ना वो नॉर्मलाइज्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी के लिए हो रहा है।
बैलिस्टिक मिसाइल पे आमना वो नहीं चाहते। सुपरसोनिक उनका, हाइपरसोनिक उनका एक प्रोग्राम है और जिसकी जायशा भी जिक्र कर रहे हैं कि जो उनके मिसाइल जो है ना वो डेफिनेटली वहाँ तक जा सकते हैं, तल अवीव तक। लेकिन वो कहते हैं ना, इफ़ द विशेज़ वर द हॉर्सेस, ये ख्वाहिश ये है कि जी उनको तबाह व बर्बाद कर सकते हैं वो। मेरा भी दिल चाहता है कि इसराइल को तबाह व बर्बाद किया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। ईरान में इतनी सख्त नहीं है। हाँ, वो एक टफ़ टाइम दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि उनकी तबाही फिर जाए। उनको जो वसाइल मिले हुए हैं, अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा हुआ है उनके साथ, तो इतनी आसानी के साथ वो सवाए है कि अल्लाह कुछ करना चाहे तो उसको रोक नहीं सकता। अब ये कि ये पाकिस्तान और टर्की के आमना जो एफ़र्ट्स हैं ये कितने कामयाब होंगे, बड़ी हद तक तो फ़ॉरेन ऑफिस के लोग जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद पैदा हो रही है। और हम बड़ा वाज़े तौर पे ये बता रहे हैं ईरान को बग़ैर लफ्ज़ चबाए कि आप ये मत भूल जाएँ, भले ये कितने अनप्रडिक्टेबल हैं, भले इनका कोई पता नहीं। वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, मैं किसी आइन को, किसी कानून को, किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, मोरालिटी मेरी अपनी है। तो कहा जा रहा है कि कोई भी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प को टेक ऑन नहीं करना चाहता। देखिए, हम ना कोई ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हमें मानना पड़ेगा। अभी उनके 3 साल रहते हैं, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी उस दौरान हो सकता है अगर उन्होंने फ़ैसले ले लिए। अभी देखें, सबसे बड़ा टफ़ टाइम जो है मुझे लग रहा है यूनाइटेड नेशन बंद होने जा रही है। जिस तरीके से अमेरिका जो 70% फंडिंग देता था उन्होंने बंद कर दी है। अब वो ज़ाहिर है कैसे चलेगा, पैसे के बगैर बाकी ममालिक तो इतना पैसा नहीं दे सकते। तो अप्रैल लग रहा है कि यूएन बंद हो जाएगी। सारा फोकस जो है अपना डेवोस पे चला गया है। डेवोस को ये हब बनाना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि वहाँ पे 70-80% बिजनेसमैन है जिनका होल्ड है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, उनके लीडर वहाँ इकट्ठे होते हैं। बुनियादी तौर पे आपके मेरे लिए नहीं इकट्ठे होते, अपने मफाद के लिए इकट्ठा होते हैं। वो डेवोस को एक हब बनाना चाहते हैं। और ये नया जो आप पीस बोर्ड बनना उनका, जिसमें $1 बिलियन हर किसी से मांग रहे हैं, वो कामयाब होते ही नहीं होते। लेकिन उनका डेफिनेटली फोकस ये है कि अपने अहदाफ कैसे हासिल करने हैं। अब ईरान के बारे में जो उन्होंने सोच रखा है, अभी देखिए मुझे नहीं लगता आमना कि अगर ये बातें ना मानी गई तो खुदा ना खास्ता ये वो हमला करेंगे। और वैसे भी आपको याद है ओमान जब अब वेन्यू चेंज किया, पिछले साल भी ओमान में इनकी बातचीत हुई थी। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट बातचीत हुई थी, कुछ कहते हैं इनडायरेक्ट हुई थी, और वो कामयाब नहीं हुई थी। और नतीजतन 12 दिन की लड़ाई आपने देखा, जून में बहुत बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका ने किया था। तो लोग ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को कि देखें, आपकी बातें भले सही हों, आप हर लिहाज से सही हो सकते हैं, आपका नुक्ता नज़र बड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी होते हैं जिनको सामने रख के आपको आगे चलना होता है। अभी देख लें, रजीम चेंज करने की बड़ी कोशिश की, वहाँ पे नाकामी होगी, दुनिया को नहीं कर सके, थोड़ा सॉरी करके पीछे हटे हैं। अभी लोगों को ये पता है कि रजीम चेंज के नुकसानात हमारे पूरे रीजन में होंगे। आग लग जाएगी, खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया, ईरानी इधर कहते हैं ना तफ्तान बॉर्डर के पास आके इजरायली बैठ जाएंगे अगर ये हुआ। अभी देखें जिस तरह रॉ और CIA, मोसाद, हम ना जिस तरह बलूचिस्तान में आपने देखा इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ईरानी बलूचिस्तान को और पाकिस्तानी बलूचिस्तान को तोड़ के एक नई रियासत बनाना चाहते हैं। मेरे मुंह में खाक, और अल्लाह कभी ऐसा ना करने दे ऐसा हो, लेकिन उनके अज़ाम ऐसे हैं। तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ईरान की आमना लिमिटेशंस है। ईरान टफ़ टाइम दे सकता है, हमले कर सकता है, ड्रोन मारेगा, ये करेगा, लेकिन जिस तरह अमेरिका आता है, आपने देखा ना जिस तरह न्यूक्लियर पे आपने हमले किए, उन्होंने सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई थी। तो मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में जो सफारती सतह पे पाकिस्तान और तुर्की कोशिश कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में उसके साथ साथ सऊदी अरब भी शामिल है। अल्लाह करे ये वो डील ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है, ये हो जाती है तो मेरा ख्याल अमन हो जाएगा, हमारे लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और अब हम देख भी रहे हैं कि सऊदी अरब और तुर्की के हाई ऑफिशियल्स की मुलाकात भी हुई है इस सिलसिले में। सो लेट्स सी कि अब क्या किस हद तक डिप्लोमेसी काम करती है। थैंक यू सो मच एहतशाम, ज़ाहिर शाह, शराजी साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गोल्ड प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड को एक बार फिर महफूज सरमायाकारी बना दिया। तारीखी कमी के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बुध के रोज़ आलमी मार्केट में सोना 2.7% इजाफे के साथ $5,071 फी ऑन्स तक पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले 5.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया हुआ, जो 2008 के बाद सबसे ज़्यादा था। गुज़श्ता हफ्ते गोल्ड ने $5,594 फी ऑन्स की बुलंद तरीन सतह भी छू ली थी। सरमायाकार तवक्को कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व 2026 में शरह सूद में कमी करेगा, जो सोने के लिए मजीद मस्बत खबर है। माहिरीन का कहना है कि करीबी मुद्दत में सोना
$5,100 और आने वाले महीनों में $5,600 तक जा सकता है। हत्ता के साल के आखिर तक $6,000 की पेशगोई भी की जा रही है। लेकिन अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं और साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से खबरें हैं उनको देखते हुए गोल्ड की प्राइसेस किस हद तक जाएंगी, क्या अप्स एंड डाउन्स अभी हमने आने वाले दिनों में भी पिछले दिनों में भी देखा है। इस पर बात करने के लिए चौधरी अकमल साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। सबसे पहले तो हमने देखा कि गोल्ड को जब 6 लाख के करीब पहुँचने लगा तो फिर ब्रेक लगी और 2 दिन में गोल्ड की प्राइसेस में ठीक ठाक कमी आई। उसके बाद अब हम थोड़ी सी इसमें फिर देख रहे हैं बेहतरी हुई है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है इसको देखते हुए आप कैसे देखेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है गोल्ड की? क्या ये आगे बढ़ने की जानिब जाएगा या फिर अभी इसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है मजीद? देखिए, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में तो कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि जंग होगी नहीं होगी तो कहाँ तक फैलेगी, खुदा ना खास्ता। तो उन हालात में तो हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि रेट ज़ाहिर है जंप करेंगे, और जंप करने की फिर कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करेगा वॉर की क्या पोजीशन होती है, अल्लाह ना करे कि वो पोजीशन है। लेकिन उसकी रूमर्स की वजह से भी आप देखें कि जो है ना 5,600 का तकरीबन 5,594 का जो हाई बनाया गोल्ड ने एवर, और ये विद इन मिनट्स मतलब बनाया। ऐसा नहीं है कि ये कोई 2-4 दिन हफ्ता लगा होगा इसमें। शाम में बैठे हुए हैं जी 5,000 पे गोल्ड है और तकरीबन 8-9 बजे पता चल रहा है कि वो 5,594 का हाई जो है ना वो अचीव कर चुका है, और उसकी वजह यही रूमर्स थी। ये तो हो गया एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो समझ में आ रहे हैं वो जो इसका एडीपी का जो डेटा प्राइवेट जॉब के हवाले से जो रिलीज करता है वो मंथली, क्योंकि अमेरिका में जितने भी प्राइवेट जॉब्स हैं वो एडीपी के थ्रू उनका पेरोल प्रोसेस होता है। तो उससे जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसको अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त जॉब्स की मार्केट में क्या पोजीशन है, और अमेरिका में जो जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो पॉलिसी रेट है उसको अप एंड डाउन किया जाता है। तो नवंबर दिसंबर के अगर मैं आपको फिगर बताऊं, दिसंबर में तकरीबन 41,000 जो है वो न्यू जॉब्स उसमें ऐड हुई थी, जो कि नवंबर 2025 के मुकाबले में जो माइनस हुई थी 32,000, और वहां पे उन्होंने अपने रेट को तकरीबन 3.5 से 3.75 पे ले गए थे 10 दिसंबर को। तो अब जो है वो जनवरी की भी प्रेडिक्शन यही की जा रही है कि उसमें भी जो जॉब्स है वो 46,000 को टच करेंगी, जिसके नतीजे में फेडरल रिजर्व एक मरतबा फिर पॉलिसी रेट को नीचे लाएगा। ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है। हालांकि जो एक्चुअल जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की रिपोर्ट है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। वो तकरीबन 7,000 जॉब्स क्रिएट हुई और 31,000 जो है वो तकरीबन उस हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाए तो बनता है। तो उस अगर 31,000 जॉब रहती हैं तो शायद फेडरल रिजर्व जो है वो पॉलिसी रेट को चेंज ना करे और उसको मेंटेन करे। अगर वो इससे ज्यादा होती हैं तो उसको नीचे करेगा। तो ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी एक्सपर्ट्स ने जो एक ये टारगेट देखा है या उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि साल के आखिर तक $6,000 तक जा सकता है, और अगर हम मिड तक बात करें तो $5,600 की बात कर रहे हैं। ये कितना आप रियलिस्टिक समझ रहे हैं इन सारे हालात को देखते हुए? देखिए, ये ज्यादा इसमें सूरत हाल नजर तो यही आ रही है कि यहाँ तक बात चली जाएगी 5,000 5,500 तक तो लाजमी जो है वो जाएगा। लेकिन अगेन मैंने जो उसकी सब्सटेंस जो बताई है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आम नाजरीन भी जो ना उस चीज़ के ऊपर खास तौर पे नजर रखें कि एडीपी का जो पेरोल का डेटा है वो क्या कह रहा है। अगर तो एक्चुअल डेटा, क्योंकि अभी आगे जो उन्होंने पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट करनी है वो मार्च की 16 या 17 में करनी है, तो जनवरी का डेटा हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो 41,000 42,000 जो फोरकास्ट की जा रही है अगर वहां पे जाता है तो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट और उसके रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, और नतीजतन जो है ना वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा से बढ़ जाएगी, जो रेट्स में इजाफे का बाइस बनेगी। डिपेंड करता है कि वेट एंड सी की बात है कि जो पेरोल का डेटा है जिसका फेडरल रिजर्व बैंक बहुत ज्यादा फॉलो करता है उसके क्या हालात रहते हैं। बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि तकरीबन 5,500 जो है ना एटलीस्ट अभी भी इस वक्त भी 5,100 के करीब तो है मार्केट ना इसकी गोल्ड की, $5,100 पर आउंस के। तो 5,500 तक जो है ना वो जून में जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वहां तक जा सकती है। और एज आई सेड कि डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की क्या पोजीशन रहती है। और ये अगर जंग होती है या नहीं होती, दोनों सूरतों में जरा सादा और आसान लफ्जों में समझाइएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उनके लिए किस हद तक महफूज है। जंग के बैकग्राउंड में तो मैं खास तौर पर जो नए कमर्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि रिस्क लेना है
वो तो सट्टा होता है एक किस्म का। अब उसमें तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हालांकि इस वक्त ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि मुफाहमत हो जाएगी, और क्योंकि मुफाहमत होगी तो ज़ाहिर मार्केट फिर नॉर्मली अपने रेगुलर हिसाब से परफॉर्म करती रहेगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस वजह से कोई मसला वसला हो जाता तो जैसे हमने 5600 तक का राइज देखा तो इट कैन गो टू एक्सट्रीम अगर खुदा ना खास्ता जंगी हालात बन जाते हैं। लेकिन नए जो इंट्रेंट है मेरे ख्याल में सोना उनके लिए पाकिस्तान के हिसाब से मैं कहूँगा, यानी अगर जंगी हालात बनते हैं गॉड फॉरबिड, तो आप समझते हैं कि गोल्ड प्राइसेस तेजी से नीचे आएंगी? नहीं बढ़ेंगी। अगर जंगी हालात बनते हैं तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे ना। अगर पीस की बात होती है तो फिर ये जो रेगुलर जो हमारा वो है सिलसिला वो चलेगा। लेकिन न्यू कमर्स को बहरहाल मैं एहतियात का मशवरा दूंगा। खास तौर पे पाकिस्तान में तो वैसे भी 25-30 हज़ार रुपए का मार्जिन रख के काम कर रहे होते हैं जो मेन जो बेचने वाले हैं। तो वैसे ही आदमी को जो है ना वो बचत नहीं होती, वो लेता है तो वो इंतजार ही करता है कि 25-30 हज़ार बढ़ेगा तो मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। तो ये जो पाकिस्तान में 6 लाख तक पहुंच गया था, हालिया जो गिरावट आई है 1-2 दिन में, वो उसकी एकदम से बड़ी गिरावट आने की वजह आप क्या समझते हैं? वो एक तो इंटरनेशनल मार्केट थी, लेकिन ये यहाँ पे हमारे लोकल ये टीवी के ऊपर रेट तो अनाउंस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा होता। जब ज्यादा रेट होता है ना, फर्स्ट करें 5,70,000 पे बिक रहा था, तो उस वक्त अगर कोई बेचने जाएगा तो उसका 5,70 पे नहीं बिकेगा, वो 5,25, 5,30 पे ही लेंगे। तो ये बेसिकली मेरा कहने का मकसद है कि मिडल मैन जो है ना वो इसमें फायदे में रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो एक अलग बात है, शॉर्ट टर्म का जो है ना वो अच्छा मतलब बेहतर ऑप्शन नहीं है ये। राइट, थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कसूर के रूही नाला मुस्तफ़ाबाद में पेश आने वाला वाक़या। एक खबर नहीं नाजरीन, एक ज़ख्म है जो पूरे माशरे के दिल पर लगा है। सिर्फ 4 साल की एक मासूम बच्ची ईमान फातिमा, जो अभी खेलने और हंसने की उम्र में थी, जिसे खौफ का मतलब भी नहीं पता था, एक दरिंदे ने उसे बेरहमी से ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये बच्ची किसी की बेटी है, किसी की उम्मीद, राज दुलारी है, मगर दरिंदगी ने इससे सब कुछ छीनने की कोशिश की। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की जान बच गई है, मगर इसका खौफ और सदमा यानी ट्रॉमा कौन ख़त्म करेगा? पुलिस इस दरिंदे की शनाख्त के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ख़तरा हमारे घरों और गलियों के आसपास ही मौजूद है। इससे पहले कसूर ही में ज़ैनब वाक़े के बाद ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़ैनब अलर्ट बिल लाया गया था, मगर अदादोशुमार ये बताते हैं कि हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। साल 2024 में मुल्क भर में बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी जराइम के 7,608 वाक़यात रिपोर्ट हुए, यानी हर रोज़ औसतन 21 मासूम बच्चे जुल्म का शिकार बने। लेकिन इन जराइम में सज़ा की शरह 1% से भी कम रही। पंजाब में 6 बरसों के दौरान कम उम्र बच्चों से ज़्यादती के 5,761 वाक़यात सामने आए, लेकिन हज़ारों मुल्ज़िमान में से अक्सर आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। जब सज़ा ना हो, खौफ ना हो, तो जुर्म रुकेंगे कि कैसे? हमारे बच्चे कब महफूज होंगे और ये सिलसिला बढ़ता क्यों चला जा रहा है? हमें ये सोचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हमारी अथॉरिटीज़ को, जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। जिस वक्त वो ओथ उठाते हैं तो वो मुल्क कौम के तहफ़्फ़ुज़ और उनके जो राइट्स हैं और उनको इंसाफ दिलाने का ओथ लेते हैं। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।